प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि थाट और राग में क्या अंतर है। आपका प्रश्न है, थाट और राग का अंतर स्पष्ट कीजिए। थाट के विषय में और राग के विषय में इसके पहले मैंने आपको बताया था। तो इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों की क्या तुलना है, यह आप लिख लीजिए। सप्तक से थाट की रचना हुई है। इसके पहले मैंने आपको बताया था, सप्तक से थाट की रचना हुई है और थाट से किसकी रचना हुई है? राग की। यानी सप्तक से थाट की रचना हुई है और थाट से राग की रचना हुई है। इस प्रकार से जब थाट से राग की रचना होगी तो थाट क्या कहलाएगा? जनक। और राग क्या कहलाएगा? जन्य। यानी कि राग का किससे जन्म हुआ है? थाट से। इस प्रकार से जिसका जन्म होता है वह जन्य कहलाता है और जिससे जन्म होता है वह जनक कहलाता है। यानी वह पिता कहलाया। थाट क्या कहलाया? राग का पिता। इस प्रकार से राग जनक है, थाट जनक है और राग जन्य है। तो थाट और राग का पहला अंतर तो यही हुआ कि थाट से राग का जन्म होता है, इसीलिए थाट को जनक और राग को जन्य कहा जाता है। दूसरा है कि थाट में कम से कम और अधिक से अधिक 7 स्वर होने ही चाहिए। यानी थाट हमेशा क्या होता है? संपूर्ण होता है। थाट में 7 स्वरों से कम स्वर नहीं होते हैं। इस प्रकार से थाट हमेशा संपूर्ण होता है, यानी थाट की एक ही जाति है, क्या है? संपूर्ण। लेकिन राग संपूर्ण भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि राग में जो लगने वाली जातियां हैं वह 9 हैं। यानी वह संपूर्ण हो सकता है, संपूर्ण साड़व हो सकता है, संपूर्ण अड़व हो सकता है, साड़व हो सकता है, साड़व संपूर्ण हो सकता है, साड़व अड़व हो सकता है, अवड़व अड़व हो सकता है, अवड़व संपूर्ण हो सकता है, अवड़व साड़व हो सकता है। यानी कि थाट की केवल एक ही जाति है, संपूर्ण, यानी कि वह संपूर्ण होना ही चाहिए। और राग जरूरी नहीं है कि वह संपूर्ण हो भी सकता है, संपूर्ण नहीं भी हो सकता है। तो ये दूसरा अंतर आपको स्पष्ट हुआ। तीसरा अंतर है कि थाट गाया नहीं जाता है। थाट गाया नहीं जाता है, लेकिन राग गाया बजाया जाता है। आप तो सुनते होंगे जब राग गाया जाता है, राग सुनने में अच्छा लगना चाहिए, मधुर होना चाहिए। तो थाट गाया नहीं जाता है और राग हमेशा गाया जाता है। चौथा है कि थाट में रंजकता का होना आवश्यक नहीं है। जब कोई चीज़ गाई ही नहीं जाएगी तो उसमें मधुरता या रंजकता कहाँ से आएगी? तो थाट में रंजकता का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन राग में रंजकता का होना या मधुरता का होना आवश्यक है। थाट में आरोह और अवरोह दोनों का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन राग में आरोह और अवरोह दोनों का होना आवश्यक है। आरोह अवरोह का मतलब आप जानते होंगे कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं इसे हम आरोह कहते हैं, और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं इसे हम अवरोह कहते हैं। संगीत की भाषा में जैसे सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ गया सा रे ग म प ध नि सा, ये तो आरोह है। सा नि ध प म ग रे सा, ये क्या है? अवरोह है। यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाने को आरोह कहते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ आने को हम अवरोह कहते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि थाट में आरोह और अवरोह दोनों का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन राग में आरोह और अवरोह दोनों का होना आवश्यक है। थाट में वादी, संवादी, समय, न्यास के स्वर इन सब का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन राग में वादी, संवादी, समय, न्यास इन सभी का होना आवश्यक होता है। थाट में जो 7 स्वर होते हैं वो हमेशा क्रम से होने चाहिए। थाट में 7 स्वर क्रम से होने चाहिए, लेकिन राग में जो लगने वाले स्वर हैं वह आवश्यक नहीं है कि वह क्रम से हों। वो क्रम से हो भी सकते हैं, क्रम से नहीं भी हो सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको थाट और राग का जो अंतर स्पष्ट किया है, इसको आप निश्चित रूप से कॉपी में लिख लें
और इसके पहले जो मैंने आपको अलंकार बताए थे, उन अलंकारों का अभ्यास आपको प्रतिदिन करना है।